बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है खैरियत से होंगे। डेप्रिसिएशन का टॉपिक हमारा चल रहा था। डेप्रिसिएशन के टॉपिक में लास्ट लेक्चर में मैंने भी बताया कि जो डेप्रिसिएशन में सबसे पहली चीज़ जो कैलकुलेट की जाती है, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास करंट एसेट और फिक्स एसेट होते हैं। उन फिक्स एसेट में जो सबसे पहली चीज़ आप क्या रिपोर्ट कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं आप फिक्स एसेट। अगर एग्जांपल के तौर पे आपकी मशीन है, उस मशीन की सबसे पहले आप लिख रहे होते हैं कॉस्ट, कि वो कितने रुपए की आपको आपके जो प्लांट है, ऑफिस है, या एग्जांपल के तौर पे जहां आपका बिजनेस है, उस बिजनेस की इमारत में वो कितने रुपए की आपको लाने तक पड़ी। ठीक है, देखें जब आप खरीदते हैं ना जहाँ से, वहाँ से लेकर आपके अपने जहाँ इस्तेमाल आपने करनी है उस इस्तेमाल वाली जगह तक, ठीक है, इस्तेमाल वाली कंडीशन में लाने तक वो कितने रुपए की आपको पड़ी, वो सारे पैसे मिलाओगे तो यहाँ पे लिखा जाए। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप लिख दें कि मैंने दुकानदार के पास गया, मैंने जो है वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो है एयर कंडीशन उठाया, वो था 50,000 रुपये का, तो मैं यहाँ लिख दूँ भाई 50,000 रुपये एसी इक्विपमेंट की कॉस्ट। ऐसा नहीं है, उस इक्विपमेंट की कॉस्ट को आप यहाँ 50,000 रुपये नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या एसी परचेज करके 50,000 रुपये का दुकान पे वहीं चला देंगे, घर पे ठंडक पहुँच जाएगी? ऐसा नहीं है। आप उस पर भाई एक लेबर लगाओगे जो उसको उठा के रखिएगा, मिसाल के तौर पर जहाँ वो ट्रांसपोर्ट जहाँ आपने जिस पर लेकर जाना है वो पैसे लेगा। फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्टेशन पे जहाँ पे लेकर आएंगे वहाँ से उठाकर उसका खर्चा होगा। ठीक है, जो ज़रूरी खर्चे वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका लाइसेंस लेना ज़रूरी है, वो पैसे ज़रूरी हैं, वो भी इसमें ऐड होंगे। अगर कोई उसका मशीन ऐसी है कि चलाने वाला आदमी चाहिए, ऑपरेटर, उसका भी लाइसेंस वगैरह ज़रूरी है, तो उसके भी पैसे लाजमी तौर पर उसमें खर्च होंगे। ठीक है, वो उसमें ऐड होंगे उसकी कोस्ट के अंदर। फिर आप एग्जांपल के तौर पे जब उसे लेकर आ जाओगे तो आप उसे लेकर आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद जहाँ आपने उसे फिक्स करवाना है, एसी अगर मिसाल के तौर पर एयर कंडीशन है, तो वहाँ आप उसे लेकर आओगे। उसके बाद उसकी जहाँ आपने उसका आउटर रखवाना है उसकी एक बेस बनाई आपने, उसका खर्चा। ठीक है, फाउंडेशन कहते हैं इसे, आप चलें। उसके बाद जहाँ आपने इनर लगाना है आपने वहाँ सारी सेटिंग करवाई, इलेक्ट्रिशियन से काम करवाया। ठीक है, सारे इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए। और उसके अलावा अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह, किसी को कोई ऐसी मशीनरी है जिसकी ट्रेनिंग भी आपको करवानी ज़रूरी है, तो उसके पैसे हो गए। कोई आइटम बाहर से मंगवाया है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, कस्टम ड्यूटी लग रही है, वो भी ऐड होगी। तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि भाई जहाँ से चीज़ उठाई यहाँ तक लेकर आने तक नहीं, चीज़ उठाने भी नहीं, उठा के लेकर आए, सब कुछ किया, दरमियान में खर्चा होता रहा, फिर यहाँ लेकर आए, यहाँ उसको लेकर आने के बाद यूजेबल कंडीशन में लाने तक का जितना खर्चा है यहाँ से यहाँ तक का, वो सब मिलाकर फर्स्ट टाइम ऑन हुई मशीन, वो उसके पैसे यहाँ जितने खर्च हुए वो यहाँ लिखे जाएंगे कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर। मेरे ख्याल से शायद समझ गए होंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर यहाँ तक सारे पैसे लिखे जाएंगे जितने भी आपके यूजेबल कंडीशन में फर्स्ट टाइम उसको ऐसे समझिए कि इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होता है। आपने उसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा किया है वो सब में सब आपका इसमें शामिल होता है। अच्छा, बाज़ मरतबा ऐसी कंडीशन होती है कि बाज़ मरतबा आपको पाबंदी होती है कि भाई दुकानदार कहता है कि तुम इंश्योरेंस के पैसे यहाँ पे देख लाजमी तौर पे इसमें शामिल है, वरना हम चीज़ बेच ही नहीं सकते, हमें इजाज़त नहीं है। तो वो कहता है कि भाई सिर्फ यहाँ से मिसाल के तौर पे आपने किसी बाहर कंट्री से कोई चीज़ मंगवाई है तो वो ज़ाया होगी तो पैसे कौन देगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस बीच में करवानी पड़ती है, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी, तो आप इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस जब होती है ना उसके पैसे मंगवाने वाला भरता है। अब जब इंश्योरेंस होगी ना तो जब चीज़ बाहर से पोर्ट के ज़रिए से पाकिस्तान में आएगी, कराची में आएगी, तो वो चीज़ जब यहाँ पहुँचेगी ना तो सिर्फ रास्ते की जो इंश्योरेंस है ना वो ज़रूरी होती है, चीज़ के दुकानदार जो होता है उसकी तरफ से ज़रूरी जो होता है कि तुमने ये तो करवानी है, जिसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट।
रास्ते की इंश्योरेंस, जहाँ से चीज़ खरीदी वहाँ से लेकर आप तक आने का जो है उसे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वो ज़रूरी दुकानदार की तरफ से होता है, वरना वो आपको सेल आउट नहीं करने देगा चीज़, ठीक है, सेल आउट आपको सेल नहीं करेगा वो। अच्छा, उसके बाद की जो 10 साल की जर्नी की 5 साल की जर्नी की इंश्योरेंस है ना, वो उसके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी मशीन ऑन हो जाएगी, बगैर भी मशीन आपकी चलेगी, वो एहतियातन है। तो जितने एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना वो उसकी कॉस्ट में नहीं आएंगे, जो खर्चे ऐसे कि उसके इस्तेमाल में लाने रनिंग कंडीशन के लिए ज़रूरी है, वरना वो दुकानदार बेच नहीं रहा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ना करवाओ, 10 साल की इंश्योरेंस करवाओ ना करवाओ उसका दुकानदार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूजर कंडीशन में लाने के लिए जो ज़रूरी है उसे आपने शामिल किया, ठीक है। तो अगर कोई इंश्योरेंस करवाई भी है आपने वो शामिल कर ली। इसी तरह से ऐसा कोई और खर्चा है जो कि आपका मिसाल के तौर पे ऐसा है कि जो उसके बगैर भी मशीन चल सकती है, तो वो तमाम उसमें शामिल नहीं होते। 12 तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन जो हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद उसमें से माइनस करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाता है बुक वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास बुक वैल्यू की अमाउंट आती है। इसके लिए तो 5 मेथड्स हैं, इसके लिए ये वाली कैलकुलेशन है सारी, और जो आंसर लास्ट में मैंने ये लिखा हुआ है वो आंसर यहाँ पर 216, ये आंसर याद रहेगा लास्ट में, ठीक है। 12 उसे हम बाद में देखते हैं कि क्या आंसर लास्ट में जाएगा, पहले मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन को समझा दूँ। इसे कहते हैं कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन। मिसाल के तौर पे आपके पास लिस्ट प्राइस, आप किसी दुकानदार के पास गए और आपने उससे कहा कि भाई मुझे जो है ना वो इस एग्जाम्पल के तौर पे एक मशीन चाहिए जो कि प्लास्टिक में एक तरफ से रखूँ तो दूसरी तरफ से उसमें जो है वो स्पून बनकर निकल जाए, प्लास्टिक की प्लेट्स बन के निकल जाए, तो आपने उसके लिए जो है उससे एक मशीन मांगी। तो उसने अपने पास लिस्ट में चेक किया कि भाई मेरे पास ये मशीन जो है ना वो 2 लाख रुपए की, तो ये लिस्ट प्राइस होगी, ठीक है, उनके पास लिस्ट होती है एज यू नो, ठीक है। तो उसने लिस्ट में चेक किया, लिस्ट प्राइस है उसके पास, वो कहता है इतने रुपये की जाएगी। तो फिर हम कहते हैं कोई डिस्काउंट है, वो कहता है हाँ भाई ट्रेड डिस्काउंट 10% मैं दे दूँगा। ट्रेड डिस्काउंट के मीनिंग होते हैं कि तुमने उसी से ख़रीदी है तो तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, कोई कम ज़्यादा भी दे देते हैं लोग, तो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है, 10%, आप उसे माइनस किया, तो अब पैसे कितने बन गए, 20,000 रुपये माइनस कर दिए, अब पैसे बनते हैं 1,80,000 रुपये। इसे कहते हैं इनवॉइस प्राइस या बिल प्राइस। ये आपकी उस इनवॉइस पे बिल पे वो प्राइस लिखेगा कि आपसे 1,80,000 रुपये है, ठीक है। अब 1,80,000 रुपये उसमें लिख दिए। अब 1,80,000 रुपये आप उधार पे लेते हैं तो भी, और 1,80,000 रुपये अगर आप कैश पे लेते हैं, उधार पे लेते हैं तो दे रहा है, ठीक है, आपको 1,80,000 की। वो कहता है कि अगर तुम मुझे अभी अभी कैश दे दोगे ना, ठीक है, तो मैं तुम्हें मज़ीद 2% और डिस्काउंट दे दूंगा। ये इसे कहते हैं क्रेडिट टर्म। ये जो कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है ना 2%, इसे कहते हैं क्रेडिट टर्म। कैसे लिखा जाता है क्रेडिट टर्म को, कैसे लिखी हुई होंगी, उसे कहते हैं कि 2, 10 and 30, ये इस तरह लिखा जाता है क्रेडिट टर्म। इसके मीनिंग होते हैं कि आपने ये 1,80,000 रुपये की पेमेंट कितने दिन के अंदर लाजमी करनी है, 30 दिन के अंदर, ये डेज है, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने लाजमी करनी है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर में 10 दिन में कर लेंगे, ठीक है, ये दोबारा आ गए डेज आ गए, तो हम तुम्हें 2% डिस्काउंट दे देंगे मजीद। ये अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट है, कैश जल्दी ले, तो भाई इस तरीके से आपके पास कैश डिस्काउंट आ जाता है 2%, ठीक है। तो आपके पास आप ऐसे समझिए पेमेंट आप इसे कर रहे हैं 10 दिन के अंदर,
तो आपको मज़ीद 2% इस पर आपने कटौती की, तो अब आपको पैसे 36,000 रुपये मज़ीद कम हो गए। तो कैश प्राइस अब आप जो कैश दे रहे हो आपकी 176,400 बन गई। ये आप पैसे दे रहे हैं उसको, अब आपकी कैश प्राइस कहलाएगी जितना कैश आपके पास से जा रहा है। अब आप याद रखेंगे कि ये हमारे पास कहलाती है कैश प्राइस, चूँकि एंट्री के अंदर काम आना है इसका, तो इस वजह से मैं इसको अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने से क्रेडिट टर्म की चीज़ों को मिटाया और 176,400, ये 176,400 हमारे पास, ये आपके पास कहलाती है कैश प्राइस। अब आप याद रखेंगे कि एक कैलकुलेशन हमने एक स्टेप नंबर ऐसे समझिए कि स्टेप ए यहाँ तक कंप्लीट किया, ठीक है। अब जब आप उससे फारिग हो गए ना, तो वो कहता है कि भाई ये कैश प्राइस है, ये तो हो गई, लेकिन इसके साथ इसके ऊपर सेल टैक्स भी लगेगा, वो भी तुम्हें ये देना है, ठीक है। तो 10% सेल टैक्स है। अब देखिए ये पैसे वो हमें छूट दे रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं, सेल टैक्स हमसे वो ले रहा है तो वो एड हो रहा है। ये कहलाते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस पे। तो वो हमसे ले रहा है पैसे सेल टैक्स के 10%, इसके ऊपर 10% अप्लाई किया, वो कहता है ये पैसे तुम्हें और देने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है भाई दे देते हैं, ठीक है, उसके बगैर हमें मशीन मिलेगी नहीं। जब ये पैसे दे दिए तो कहता है कि इन पैसों के देने के बाद तुम ट्रांसपोर्टेशन क्या मुझसे ले लोगे, वो भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। ये मशीन हमारे ही लोग एहतियात से लेके जाएंगे, वरना औरों को दोगे तो उन्हें ले जाना नहीं आती। उसके लिए जो हमारे अलग से हमारे पास मशीनरी है वो हमारे पास ही मौजूद है, कोई और किसी और के हाथ में दोगे ज़ाया हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी मैंने उसको दे दिए, ये पैसे गए मुझसे, या ये कह दो कि ये जो पैसे मुझे इतने देने थे ना, इसमें ये कहता है इतने भी और भी दो, इतने और इस नाम से दो। इंश्योरेंस मैंने करवा दी रास्ते की, इन ट्रांजिट की, उसकी शॉप से लेके जहाँ से ख़रीदी, जहाँ से परचेज़ की, अपनी जगह तक ले आने के लिए, वो पैसे भी इसमें ऐड हो गए। इंस्टॉलेशन चार्जेस वो कहता है हमारा ही बंदा करेगा, कोई और करेगा तो मशीन ख़राब हो जाएगी, वो पैसे भी ऐड हो गए। टेस्टिंग, आपने वहीं टेस्टिंग के लिए भी उसको पैसे दिए कि मुझे एक मरतबा टेस्ट करवाओ, तो उसने कहा कि हमारी तरफ से ओके, अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं उसके लिए उसमें डीजल जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, उसके लिए बंदा चाहिए। अगर आप टेस्ट करवा के ले जाना चाहते हैं अपनी तसल्ली के लिए तो फिर उसके अलग चार्जेज होंगे, तो 2,000 रुपये उसको अपने आप करती है। उसके बाद वो कहता है कि भाई कस्टम ड्यूटी भी इसके ऊपर लगेगी, तो 1,500 रुपये मिसाल के तौर पर, और बाहर से मंगवाने कस्टम ड्यूटी भी दे दी, ठीक है। अच्छा, ऑक्ट्रेल चार्जेस भी होते हैं। वो कौन से चार्जेस होते हैं? वो चार्जेस OCTORI, ऑक्ट्रेल चार्जेस उसे कहते हैं। वो चार्जेस हैं जिसमें आपके पास गवर्नमेंट ही आपको किसी ख़ास एरिया में इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़, उस पर चार्जेस लग रहे होते हैं, तो वो चार्जेस आपके पास इसी तरह है कस्टम ड्यूटी की तरह, तो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, तो वो भी आपने चार्जेस लगाए। इस तरीके से आपके पास ये उसकी कॉस्ट आ गई, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन। ये जो आपके पास कॉस्ट आ गई, ये स्टेप नंबर तमाम को आपने प्लस किया, यहाँ तक आ गए। मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि ये आपके पास पैसे चले, चेंज नहीं करते इसको। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेप नंबर 1 था ना, ये सारा मिलाकर स्टेप नंबर A था, ये कहलाता है स्टेप B, ठीक है। ये स्टेप B है, स्टेप A और स्टेप B। A में यहाँ तक पैसे आ गए, B में ये सारे पैसे आ गए, ये एडिशनल मिलाकर इतनी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बनी। ये कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ आ जाएगी, ठीक है जी, यहाँ आ गई 216540। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास आई है, इसमें क्या कोई लगता है कि गैर ज़रूरी खर्चा जो ना भी होता तो चलता? ऐसा कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे इसमें सेल टैक्स ज़रूरी था देना, ट्रांसपोर्टेशन देना ज़रूरी था, वरना चीज़ हमारे पास ना आपके हाथ में उठा के नहीं आ सकती, धक्के लगा के घसीट के नहीं आ सकती। इंश्योरेंस करना ज़रूरी था, वरना वो चीज़ हमें ना बेचता।
इंस्टॉलेशन चार्जेस ज़रूरी थी, चीज़ चल नहीं सकती, टेस्टिंग ज़रूरी था, वरना हम लोग टेस्ट के बगैर हो सकता है, पाबंदियों को भी ले जाना ही मना है। इसी तरह कस्टम ड्यूटी ज़रूरी है। तो ये सारे ज़रूरी खर्चे आ गए। अब इसके अलावा के जो खर्चे हैं ना, जो इसके अलावा भी बात होते हैं, वो आप शामिल इसमें नहीं करते क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होते। मिसाल के तौर पे 10 years फायर इंश्योरेंस, 10 साल की चलने की इंश्योरेंस, तो वो आप उसमें शामिल नहीं करते। ये आपको तमाम शामिल करके यहाँ पर उसकी कोर्स लिखी, ठीक है। बैलेंस शीट में उसको यूँ लिखा जाता है, कैलकुलेशन इसकी इस तरह होती है। ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा अलग से आपने नहीं करना इसकी इस तरीके से ए और बी को, ये मैंने अपने पर्पस के लिए समझाने के लिए किया है। इस तरह एक हमारी ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुई, ठीक है। कैलकुलेशन कंप्लीट हुई है, इसमें मज़ीद इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो खर्च हो गए। उन एक्सपेंसेस को हम मिसाल के तौर पे मैं ये लिख रहा हूँ 10 years फायर इंश्योरेंस। वो एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट आ गई 10,000 रुपये, ठीक है। ये पैसे इस पर शामिल नहीं करते। एक और खर्चा आता है, उसमें कहते हैं डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन उसके खर्चे मिसाल के तौर पर आ गए 2,000 रुपये। वो खर्चा हम इसमें ऐड नहीं करते, उसके बगैर का रनिंग कंडीशन में आ जाती है मशीन, ठीक है। ये वो वाला डैमेज नहीं है। तो ये दो मिसाल के तौर पे आमतौर पे दो ही खर्चे आते हैं, मैंने दो लिख दिए। तो ये सारे खर्चे ज़रूरी थे, ये ज़रूरी नहीं है, आप ना भी करवाते चलता था। तो जो खर्चे ज़रूरी होते हैं, जो कॉस्ट ऑफ मशीन में एड होते हैं ना, ये सब एड हो रहा है, ठीक है। इन सारे एक्सपेंसेस को यहाँ से यहाँ तक को जो एड होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, उन सबको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं जो मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं, मशीन की लाइफ को बढ़ाते हैं, मशीन के लिए ज़रूरी है उन खर्चों को ऐड करना, वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर आ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो ऐसे खर्चे जिसमें नहीं आए, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो फिर इनकम बैलेंस शीट में नहीं जाते, वो जाते इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और उन्हें कहा जाता है इन्हें कहा जाता है एक्सपेंसेस। ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस में जाते, और दूसरी तरफ ये वाले जो खर्चे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, वो बैलेंस शीट में एसेट में जा रहे हैं, फिक्स एसेट में, इसमें शामिल है वो खर्चे। तो एक तरफ जो खर्चे हो रहे हैं, जो मशीन में एड हो रहे हैं, उन्हें एसेट कहते हैं, जो दूसरी तरफ खर्चे एड नहीं हो रहे, उन्हें इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस और एसेट दोनों की नेचर क्या है, डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। आए इनकी डेबिट और क्रेडिट की नेचर को देखते हुए एंट्रीज बनाते हैं। यहाँ तक कि जो आपके सामने वो तमाम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इन्हीं में से चंद चीज़ों को जो ज़रूरी नहीं है आगे के लिए, मैं से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास अब आते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज की तरफ। एंट्रीज जब भी कभी बनाई जाती है तो इसमें एक कॉलम हमारे पास सबसे पहला आता है डेट का, फिर उसके बाद आपके पास दूसरा कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला काम ये मैंने क्यों जो है वो स्टेप ए और बी किया था, यहाँ काम आएगा वो। आपने एग्जाम्पल के तौर पे जब मशीन खरीदी है, वो आपके पास डेट है जनवरी 5, 2026,
2020 आपने लिखा जनवरी 5 2020। अच्छा, आपने ये जो अमाउंट दी हुई है पोस्ट प्राइस वाली पहली एंट्री इससे बनेगी। आप क्या क्या लिखेंगे इसमें कि आपके पास मशीन आ गई और क्या चला गया, कैश। ठीक है, रिपोर्ट परचेज ऑफ मशीन और आपने यहाँ पर पैसे लिख दिए 176,400 176,400। अच्छा, उसके बाद सेकेंड एंट्री जो बी पार्ट बनती है, इसकी दो एंट्रीज बनती है। बी पार्ट की एंट्री नंबर 1, ठीक है, जनवरी 5 2020 को मिसाल के तौर पे उसी दिन आपकी सारी खर्चे भी हुए, तो आपने इसमें एंट्री बनाई कि जितने एक्सपेंसेस है ना इन सब के बदले क्या जा रहा है, कैश। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा 7x एक खर्चा, एक्सपेंस डेबिट पे बढ़ता है ना। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, और क्या है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस। कस्टम ड्यूटी, अब सबके बदले क्या जा रहा है, कैश। रिपोर्ट डेबिट फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। अच्छा, कैसे लिखे भाई कि आपके पास सेल टैक्स हो गया, एक्सपेंस डेबिट में बढ़ता है, ठीक है। ये आपके पास 12,500 3,500 3,000 2,000 1,500 आप इसे प्लस कर दें। ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 22 22 और 17,000 22 और आपके पास 17,000 केवल ये 39 39 40 40 140 40 140 40,140 ये आपके पास कैश क्रेडिट में आ जाएगा। कैश के सामने आ जाएगा 40 140, ये आपके पास सेकेंड एंट्री। अच्छा देखिए, आपने ये सारे पैसे जब दिए, सारा आपने खर्चा किया, तो इसके बदले आप क्या देते रहे, कैश 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 कैश, तो आपने कैश को लिख दिया, इतना कम हो गया। लेकिन असल में ये सारे खर्चे अपने नाम से नहीं है, इनका वजूद नहीं है। ये सारे खर्चे किसमें जाके ऐड हो गए, जम हो गए मशीन के पैसों में, और हमने इन सबको फिर मशीन के नाम से लिखा। तो एक खर्चा एक नाम से आएगा। अभी अपने नाम से आ गया तो मशीन के नाम से नहीं आएंगे। मशीन फिर वरना बैलेंस शीट में हम इसे लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम इसे लिखते हैं। मशीन के पैसे फिक्स एसेट में हमें लिखने पड़ते हैं भाई कि मशीन के पैसे फिक्स एसेट में कितने 176, लेकिन हमने ये नहीं लिखने, हमने ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, मशीन जितना यहाँ लिखा हुआ है तो जनरल एंट्री में उतना ही जाना चाहिए। आप चाह रहे उतना ना जाए भाई, ये टोटल जाए, हमेशा इस नाम से लिखें। तो आप ऐसा करें कि इन सबको मशीन में जाके ऐड कर लें इन पैसों को। तो मशीन एक एसिड है, एसिड जब बढ़ता है तो वो डेबिट में जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि भाई नेक्स्ट एंट्री में जो इसी तारीख को आपने बनाई, आप उसमें लिखेंगे कि मशीन डेबिट हो गई 40
140 से, और इसकी जगह ये जितने भी एक्सपेंसेस है ना ये सारे क्लोज हो गए, ख़त्म हो गए। डेबिट में भी आए या क्रेडिट में भी इतने लेकर आओ तो बराबर हो जाएंगे, टी अकाउंट में अपने अपने कैंसिल हो जाएंगे। तो क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स टैक्स एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कस्टम ड्यूटी। ये सारे पैसे आपने 17640 12500 3500 3000 2000 1500 ये सारे पैसे जितने डेबिट में थे सबको क्रेडिट में लाके ख़त्म कर दिया। उसकी जगह वो पैसे आपने डेबिट में मशीन को लिख दिया। पहले ये डेबिट में थे ना, डेबिट में मशीन आ गया, तो एक्सपेंस डेबिट में बढ़ा फिर क्रेडिट में आके कम हो गया। हम ये कहते हैं कि भाई खर्चा हुआ ही नहीं, छोड़ो उसको, मशीन असल में डेबिट में आई है, इस पर पैसा खर्च हुआ, ये बढ़ी है, ठीक है। तो लेकिन लिखा तुम फिर ऐसा ही करना था, इसी को डायरेक्ट दोबारा यही लिख देते, लिखा इस वजह से ताकि रिकॉर्ड में रहे। जो जर्नल एंट्री में चीज़ आती है वो हमेशा रिकॉर्ड रह जाती है, कैलकुलेशन वगैरह की रिकॉर्डिंग नहीं रहती। जर्नल एंट्री में सारी बात अकाउंटिंग की ज़बान हुई है, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि टू रिकॉर्ड या टू क्लोज all additional expenses into machine account। ये हमारे पास एंट्री करती है, ठीक है जी। ये आपके पास इस तरीके से ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई एंट्रीज, यहाँ तक। अब ये सारी एंट्रीज यहाँ तक कंप्लीट हुई है, तो ये सब कहाँ जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। और हम इसके बाद क्या बात कर रहे हैं कि दो खर्चे भी तो हुए, इसे भी देखो, जो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। तो इन्हें जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये जब जिस दिन हुए हैं उसकी तारीख डाली। मिसाल के तौर पे ये भी जनवरी की 5 को ही हो गए 2020 को, और हमने इसमें लिखा कि भाई ये भी खर्चा है। हमने इसमें लिखा 10 years फायर इंश्योरेंस, और एक और खर्चा क्या हुआ, डैमेज्ड चार्जेस, और दोनों के साथ क्या गया, कैश। तो हमने ये लिख दिया कि भाई 10,000 रुपये खर्च हो गए, 2,000 रुपये खर्च हो गए, 12,000 रुपये चले गए, और इसको लिख दिया टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड डैमेज एक्सपेंसेस, ये लिख दिया। तो ये दोनों खर्चे जो हमने यहाँ लिखा है, एक्सपेंसेस और डैमेज एक्सपेंसेस, ये दोनों खर्चे आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस आपके इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ ये वाले खर्चे जितने भी ये मशीन के नाम से आ जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये आपके पास दोनों में एंट्रीज के अंदर फ़र्क होता है। मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर अगर आप देखें तो उसमें मैंने बताया था कि एक कैलकुलेशन होगी, एक जर्नल एंट्रीज बनेगी, उसके बाद एक आपके पास बनेगा टी अकाउंट। अब हम जा रहे हैं टी अकाउंट बनाने की तरफ, जिसमें सिर्फ मशीन के नाम का टी अकाउंट बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। वो आसान तरीका है, मशीन का नाम जिस तरफ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में लिखे, क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में लिखे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हमारे पास रफ हो गई। टी अकाउंट, और सिर्फ किसका टी अकाउंट बनाया, मशीन के नाम का, और उसमें सबसे पहले मशीन 176,400 आ रहा डेबिट, ठीक है। तो हमने ये लिखा, क्यों आ रहा है भाई, कैश, ठीक है। कैश की वजह से आ रहा है 176
400, ठीक है, डेबिट में आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ कैश की वजह से, कैश इस वजह से सिर्फ लिखा जाता है, यहाँ डेट भी आती है, ये आपके पास डेबिट साइड है, इसमें आप इसे लिखते हैं डेट जनवरी 5, 2020, कैश रुपीज लिखते हैं 176400, ठीक है। और उसके बाद आपने ये लिखा मशीन की वजह से, मशीन के टी अकाउंट में। फिर दोबारा देखिए यहाँ मशीन नहीं चले, यहाँ आए तो यहाँ मशीन दोबारा आई है डेबिट में, तो आपने इसको दोबारा मशीन को लिखा और एडिशनल एक्सपेंसेस के नाम से आपने लिखा कि 40140 के नाम से जनवरी 5, 2020, ठीक है। अब आपने इसे मशीन चूँकि 2 मरतबा ही आई है, आपने इसे यहाँ कर दिया टोटल, तो ये आपके पास 216540 इस तरीके से आ गया आपके पास, ठीक है। अगर इसका टोटल ये नहीं भी बन रहा तो फर्ज कर दो, मैं कैलकुलेशन में हम सिर्फ जो सीखने जा रहे हैं वो एंट्रीज और कैलकुलेशन का तरीका सीखने, पैटर्न सीखने जा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी है कि अमाउंट इतनी नहीं आ रही तो आप इग्नोर करें उसे, ठीक है, और सही अमाउंट आप लिख दें उसमें। अच्छा, ये आपके पास आ गया टोटल। दूसरी साइड पे कोई अमाउंट नहीं है तो आप अपनी तरफ से यही अमाउंट लिखेंगे और उसी को टोटल में भी आप लिख देंगे, तो ये आपके पास आ गई मशीन की अमाउंट। अब आपके पास ये जो अमाउंट आई है टोटल, ये आपके पास मशीन की, चाहे तो यहाँ लिखी रहने दें, चाहे तो आप इसे जो है वो यहाँ के बाद यहाँ भी लिख सकती हैं। आपके पास मशीन की कॉस्ट आ गई, इसे कॉस्ट ऑफ मशीन कहते हैं। तो हमारे पास कितना काम हो गया, कैलकुलेशन हो गई कॉस्ट ऑफ मशीन की, जर्नल एंट्रीज हो गई, और उसके बाद टी अकाउंट हमने बनाना था, वो टी अकाउंट हमने बना दिए। अब हम जा रहे हैं, दोबारा मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि जब कभी भी बैलेंस शीट बनती है ना, तो बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन का, यानी जो करंट एसेट है और ये जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, उसमें एक हमें चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, तो यहाँ लिखा जाता है, उसमें से माइनस हो जाता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, माइनस होता है, जो बच जाता है उसे कहते हैं बुक पे। तो कॉस्ट ऑफ मशीन ये वाली आएगी, ये मालूम होगी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के लिए 5 मेथड है, तो इसका मतलब हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया कॉस्ट ऑफ मशीन का। अब हम स्टेप नंबर 2 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन किस किस तरीके से, कितनी अमाउंट कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, हम सेकंड वाले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास डेप्रिसिएशन के मेथड्स है, 5 मेथड्स है। उसमें नंबर 1 पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। नंबर 2 स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद एक मेथड जो मैं जिस तरह करवाऊंगा उसी तरतीब से लिख रहा हूँ, आर्स मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। नंबर 4 1
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बाद इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास फिर फिफ्थ मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। अच्छा, अगर आप इन दो मेथड्स को आपस में मिलाएं ना, तो ये दोनों मिला के कहलाते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं एक मेथड की, फॉर्मूला के साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, डिटेल भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो हमारे पास फर्स्ट वाला मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन वाला मेथड, स्ट्रेट लाइन वाला मेथड हमारे पास वहाँ यूज होता है जहाँ पर आपका जो एसिड है ना, फिक्स एसिड, वो हर साल सेम पैटर्न के साथ यूज हो, उसका इस्तेमाल सेम तरीके से हो, सेम दिन, उसे सेम घंटे तकरीबन इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, पैटर्न के क्या क्या मतलब है सेम तरीके से इस्तेमाल करने का, कि भाई आपके पास एक मशीन ली हुई है आपने, और वो आपकी जो है वो सुबह 9 बजे से लेके मिसाल के तौर पे 2 बजे तक चलती है, और हफ्ते में 3 दिन चलती है, तो हर हफ्ते में 3 दिन ही चलती है, पूरे साल उसका वही मामूल है, अगले साल भी वही रहेगा, उसके अगले साल भी वही रहेगा। इसका मतलब हो गया कि उस मशीन का पैटर्न ऑफ यूज़, मेथड ऑफ यूज़ सेम है। तो आप उसका डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो स्ट्रेट लाइन से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है वो जो जवाब देता है वो जवाब देता है सेम हर साल अमाउंट। इसका मतलब हो गया सेम अमाउंट का मतलब है कि हर साल सेम इस्तेमाल हो रही है मशीन सेम तरीके से। ठीक है, तो हर वो मशीन जो इस्तेमाल सेम तरीके से हो हर साल, उसका डेप्रिसिएशन सेम ही आना चाहिए, यानी उसका इस्तेमाल सेम आना चाहिए, कितनी इस्तेमाल हुई है हर मरतबा हर साल, उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन वाला मेथड। तो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड यूज हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में है तो आर्स वाला मेथड कहाँ यूज होता है? आर्स वाला मेथड वहाँ यूज होता है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि वो मशीन जो घंटों के हिसाब से अपनी वैल्यू को गिराती है, या जहाँ उसका इस्तेमाल घंटों के हिसाब से देखा जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे हम कोई अगर जो है वो बड़ी हैवी मशीनरी वगैरह लें तो हम उसमें देखते हैं कि भाई ये इतने घंटे चली हुई है, तो बस इस इतने घंटे की बुनियाद पे इसके इतने पैसे कम करो। तो जो चीज़ें घंटों के हिसाब से तोड़ी जाती हैं, नापी जाती हैं, उनके पैसों को, वैल्यू को कम करना हो तो घंटे देखे जाते जा रहे होते हैं, तो वो हमारे पास इस तरीके से जो है वो आर्स मेथड कहलाता है। हो सकता है कैमरा वगैरह ऐसे हों कि जिन पे जो बात करें तो घंटों के हिसाब से उनमें रिकॉर्डिंग और उसमें देखा जा रहा हो कि कितने घंटे इस्तेमाल हुआ है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू को लगाया जाएगा मार्केट में। तो जो चीज़ें घंटों के हिसाब से चल रही होती है उस पर आर्स वाला मेथड। क्यों? क्योंकि आर्स वाला मेथड ऐसा मेथड है, फॉर्मूला ऐसा है वो, तो उसका फॉर्मूला आंसर हमें देता है कि घंटों के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी कम हुई। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट कहते हैं पीस को, क्वांटिटी को, हर वो चीज़ जो क्वांटिटी के हिसाब से कि भाई मिसाल के तौर पे मशीन इतने किलोमीटर चल रही ना, वो उसकी क्वांटिटी यूनिट है डिस्टेंस के, तो उसमें हमने कहा कि भाई इतने किलोमीटर चली हुई तो उसकी इतनी वैल्यू कम कर दो। होती है जैसे कार है, मशीनरी है बड़ी, जो हम लेते हैं तो हम उसको इस तरह देख रहे होते हैं कि भाई कितने मीटर उस पर रीडिंग है, तो उस हिसाब से हम देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हम असल में यूनिट्स को, क्वांटिटी को देख रहे होते हैं। ऐसी मशीनरी जो कि हर वो ऐसी मशीनरी जो कि पीस के हिसाब से, जो कि इस हिसाब से उसकी वैल्यू गिरती है कि कितने उसने तादाद में प्रोडक्शन की। ठीक है, तो
एक प्रोडक्शन करती है, एक मरतबा पीस बनाती है तो कितने उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दूसरी मरतबा में कितनी, तीसरी मरतबा में कितनी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम उसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। उन तमाम के अंदर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हर वो मशीन जो कि शुरू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, फिर उसके अगले साल उसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो जाए, उसके अगले साल उसका इस्तेमाल थोड़ा और कम हो जाए, उसके अगले साल थोड़ा इस्तेमाल और कम हो जाए। जो इस पैटर्न के साथ मशीन चलेगी ना, उस पे डिमिनिशिंग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग वाला फार्मूला हमें शुरू के साल में सबसे ज़्यादा आंसर देता है, डेप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा देता है कि मशीन के इतने पैसे अलग कर लो, ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो गई। फिर उसके अगले साल उसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है उस फार्मूले के मुताबिक थोड़ा कम आता है, फिर अगले साल और कम आता है, ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। तो ग्रेजुअली डिक्लाइन जो हो रहा होता है उसमें डिमिनिशिंग वाले बैलेंस मेथड और सम ऑफ एयर डिजिट में भी यही होता है। तो जो ये ग्रेजुअली डिक्लाइन वाले हैं, ऐसी तमाम मशीन भी जो शुरू में नहीं होती है तो हम उसकी चाबी ऑन करते हैं, हम कहते हैं कि चलने दो, नहीं है। ऐसे बाहर ममालिक में यही है सिस्टम। आपने बड़ी हैवी मशीनरी ली, उसको फर्स्ट टाइम आपने ऑन किया, उसके बाद अब वो चल रही है, उस पर डीजल, पानी, ये वो चीज़ें डाली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे कोई ट्रैक्टर है, मिसाल के तौर पे कोई जो है वो ग्रेडर है, ग्रेडिंग की मशीन है, तो चलती जा रही है, रूलर है, तो चलता जा रहा है। उसके बाद वो रुकता ही नहीं है, जब बिल्कुल उसकी हालत खस्ता हो जाती है चल के, फिर वो पाकिस्तान भेज दिया जाता है मिसाल के तौर पर, या डम हो जाता है, फिर यहाँ वो सेकेंड हैंड के तौर पर बेचा जा रहा होता है। तो मैं ये से बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ऐसी तमाम मशीनरी जो शुरू में ज़्यादा इस्तेमाल हो, फिर उसका इस्तेमाल उसकी लाइफ कम होने की वजह से, उसके ज़्यादा इस्तेमाल हो जाने की वजह से कम हो जाए, फिर और कम हो जाए, फिर और कम हो जाए, वो तमाम आपके पास मशीनरीज वगैरह पे ये वाले मेथड इस्तेमाल होते हैं, सम ऑफ एयर डिजिट और डिमिनिशिंग वाले मेथड, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन वाला मेथड, ये स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमने इसे ग्राफ की मदद समझाना चाहूँगा। तो स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में ये हमेशा डेप्रिसिएशन सेम रहता है। आर्स वाले मेथड में डेप्रिसिएशन कम ज़्यादा हो सकता है, यूनिट वाले मेथड में कम ज़्यादा हो सकता है, इस वाले मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम ही होता है। ये इनके ग्राफ है, ठीक है। मैं इसके फार्मूला के ऊपर बात करता हूँ। तो फार्मूले के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला वाला फार्मूला है स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला, स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला हमारे पास ये बताता है कि एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर। और आर वाला मेथड हमें क्या बताता है कि आर्ली डेप्रिसिएशन, ये फिर से कहते हैं पर आर डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स। फिर हमें बताता है पर यूनिट डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। ये वाला मेथड कौन सा भाई? एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस accumulated depreciation multiply by rate। और लास्ट वाला मेथड सम ऑफ एयर डिजिट वाला मेथड कौन सा है? एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। फैक्टर क्या है? फैक्टर आपके पास कहलाता है SYD सम ऑफ एयर्स डिजिट और ऊपर आ जाएगा रिमेनिंग लाइफ। सम
मतलब है इफ लाइफ इज 5 years then SYD equals to 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 equals to 50। ठीक है, इसके लिए फार्मूला कौन सा है? या फिर इसे इस तरह से करें या फिर और लिख के आप करें n plus 1 divided by 2 multiply by n। n यहाँ पे क्या है? n आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है, यू रख के करेंगे तब भी 15 आएगा सेम। ठीक है, ये आपके पास मेथड्स हो गए, फार्मूलाज हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, एक एक फार्मूलाज के ऊपर डिटेल बना के काम भी करते हैं, जाके काम करते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।